आपके पास दो ऑप्शंस हो और आपने फैसला करना हो तो आप क्या करें? आप एक सिक्का लें, उसे हवा में उछालें, वो सिक्का जो है वो भी हवा में होगा और आपका दिल आपको बता देगा कि आपने क्या करना है, आप क्या करना चाहते हैं। लेकिन मेरे साथ तो ऐसा नहीं था। मेरे पास तो दो ऑप्शंस ही नहीं थी, मेरे पास तो सिक्का ही नहीं था। मैं बिल्कुल क्लियर थी, मैं अपने फैसले पे बिल्कुल साबित कदम थी। मेरी कहानी शुरू होती है नामुमकिन से। मेरी कहानी का मॉरल भी यही है कि मेरे नज़दीक नामुमकिन की डेफिनेशन तो वो है जो मैंने किया, जो मैंने समझा, जो मेरे तजर्बे से गुजरा। नामुमकिन के बारे में कहा जाता है कि वो काम जो हम कर नहीं सकते, लेकिन मेरे नज़दीक तो नामुमकिन हमें इनविटेशन देता है कोशिश करने का, कुछ करने का। मेरा नामुमकिन तो मुझे ये कहता है। बहुत से लोगों के नज़दीक फैसला करना नामुमकिन, किसी के साथ रहना नामुमकिन, कुछ लोगों के साथ ज़िंदगी गुजारना नामुमकिन। लेकिन ये वो लोग होते हैं जिनकी कुव्वते फैसला कमज़ोर होती है, जो कोशिश करना नहीं चाहते, जो कोई काम करना नहीं चाहते, उनके साथ ऐसा होता है। ऐसी ही आवाज़ों से शुरू होती है मेरी ज़िंदगी, नामुमकिन की आवाज़ें। ये आवाज़ें स्टीरियोटाइप्स हैं सोसाइटी के, नामुमकिन सोसाइटी के स्टीरियोटाइप्स। और ये आवाज़ें मुझे कहती थी, मुझे इनविटेशन देती थी कि मैं इन स्टीरियोटाइप्स को ख़त्म कर दूँ। मेरा बचपन मिला जुला, शरारतें भी थी, सीरियस भी थी, खेल कूद भी था, शौकी भी थी, सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन एक लफ्ज़ सुनने को मिलता था, ये बच्ची बहुत सेंसिटिव है। ये अक्सर मुझे सुनने को मिलता था। घर में तीसरी बेटी थी और जब तीसरी बेटी घर में होती है तो वेलकमिंग नहीं होती है। घर वालों की तरफ से तो वेलकमिंग थी, लेकिन रिलेटिव्स कहते हैं ना कि अच्छा बेटी हो गई। तो सेंसिटिव तो मैं थी, क्योंकि दूसरों का तकलीफ मुझसे देखी नहीं जाती थी। अपने बहन भाइयों की तकलीफ, अपने दोस्तों की तकलीफ, अपने माँ बाप की तकलीफ। इवन खेल में अगर कोई फ्रेंड का मुझे धक्का लगता, मैं गिरती, वो कहती ओहो आपको चोट लगी, तो मैं कहती नहीं नहीं कुछ भी नहीं हुआ। खेल में मैं आउट होती, बहन भाई वो यस्सु पंजू खेलते तो मुझे मारते। जब मेरी बारी आती तो मैं कहती चलो माफ किया। सेंसिटिव तो मैं थी। इसी तरह मेरा बचपन गुजरा, जवानी आई। जवानी तो अपनी एक उमंग में होती है। मेरी भी चेकलिस्ट थी, मेरे भी ख्वाब थे, मेरे भी ड्रीम्स थे कि मेरा जीवन साथी हैंडसम हो, टिक, मालदार हो, टिक, बिजनेसमैन हो, घर हो, गाड़ी हो, बंगला हो, परफेक्ट हो। ऐसी थी मेरी चेकलिस्ट। एक हीरोइन की तरह कि कोई हीरो आएगा, ऐसी थी मेरी चेकलिस्ट। इसी असना में रेडियो और टीवी की मेरी हॉबी थी, टीवी देखना और रेडियो सुनना। एक आवाज़ कानों को सुनाई दी, मोहम्मद मोहसिन नवाज की। उनके बारे में जानने से पता चला कि ये जो शख्सियत इतनी मुतासिर करती है अपनी बातों से, ये तो डबल डिसेबल हैं। इनकी तो ना आंखें हैं ना इनकी टांगें हैं, लेकिन ये भरपूर जिंदगी गुजार रहे हैं, बहुत हिम्मत वाले हैं। बात करने को दिल चाहा, मुझे पता चला इनकी बहनों की शादी हो गई है, तो मैंने बहाने से फ़ोन किया कि आपकी बहनों की शादी है, मुबारक देना चाहती हूँ। और अगर आपको कोई ज़रूरत पड़े, क्योंकि ब्लाइंड लोगों को रिकॉर्डेड मटेरियल चाहिए होता है, मैंने कहा अगर आपको कोई ज़रूरत पड़े तो मैं हाजिर हूँ। तो मोहसिन साहब ने कसरे नफसी से काम लिया और कहा कि मुझे कुछ बुक्स रिकॉर्ड कर दें। तो मैंने बड़े दिल से उनको रिकॉर्ड करके दी। बातों का सिलसिला चल निकला, क्योंकि शख्सियत बहुत मुतासिर कुन थी। टेलीफोनिक गुफ्तगू हमारी रही। इसी असना में मेरे दिल ने चाहा मैं इनके लिए कोई रिश्ता देखूं, क्योंकि माँ बाप के इकलौते बेटे हैं। बहनों की शादियों के बाद इनका सर्वाइवल कितना मुश्किल हो जाएगा, आखिर माँ बाप कब तक रहते हैं। लेकिन मुझे रिश्ते में नाकामी हुई। एक शाम मैं फ़ोन करती, मुझे पता चलता है कि ये बहुत डिप्रेस बैठे हैं,
बहुत परेशान है और कह रहे हैं कि मेरी वालदा को शहर से बाहर जाना पड़ गया और मेरी बहन को मेरे बहनोई आने नहीं दे रहे कि ये तो इनका मसला है और अफ्तारी और सहरी का मसला हो गया है। मैं बहुत परेशान हुई। मैं जिस तक अभी कोई ऐसा ताल्लुक नहीं था, मुझे परेशानी हुई, लेकिन उनके बहनोई को कोई ज़ौम होगा। हर एक की सोच और अमल जो होते हैं ना वो मुख्तलिफ होते हैं। कोई तो परिंदों को पानी देता है और कोई परिंदों को बंदूक मारता है। ऐसा ही ज़ौम उनके बहनोई को भी होगा, क्योंकि रोशनी की बुलंदियों पे तो सभी इतराते हैं ना, लेकिन चिराग तो सभी के बुझ जाते हैं। हवाएं कौन सा किसी की सगी होती हैं? हवाओं की लपेट में तो जब कुछ भी आता है वो लेके चला जाता है। वो ऐसा लम्हा था, वो ऐसा इंसिडेंट था जो किसी को भी झंझोड़ के रख दे, और फिर एक सेंसिटिव लड़की को। मैंने सोचा कि मैं इतने बहन भाइयों में हूँ और मेरे वालिदैन मेरे साथ हैं, तो मैं इनके साथ जिंदगी गुजारी हूँ। मोहसिन नवाज अकलौते हैं, माजूर हैं, मजबूर हैं, और उनको तो इस वक्त खाने के लाले पड़ गए हैं। तो मेरी जरूरत यहाँ तो नहीं है, मेरी जरूरत तो वहाँ है। मैंने उनको देखा नहीं था, मुझे कोई कंसेप्ट नहीं था कि एक डिसेबल पर्सन कैसा होता है, उसकी नीड्स क्या होती हैं, उसको कैसे हैंडल किया जाता है। मुझे कुछ भी अंदाज़ा नहीं था, और मैं जो थी किसी पेशेंट को देखती थी तो मैं फेंट हो जाती थी, मैं इतनी सेंसिटिव थी। फ़ोन पे मैंने जब उनसे फ़ोन किया, मैंने कहा कि मैंने सोचा है रिश्ता तो कोई नहीं मिल रहा, क्यों ना मैं आपसे शादी कर लूँ। उन्होंने कहा ये आप क्या कह रही हैं, ये तो बहुत बड़ा फैसला है। मैंने कहा कि मैंने आज तक कोई फैसला इतना बड़ा नहीं लिया, पहला बड़ा फैसला है। मैं तो कपड़े जूतियों का भी इतना फैसला नहीं लिया, कह दिया सो कह दिया। उनके फ्रेंड्स ने कहा कि आप सोच के आप वो उस लड़की से कहें कि वो आपको एक तरफ देख तो ले, ये ना हो कि मुतज़लज़ल होने लगे उसके इरादे। तो मैं ये सुनना भी नहीं चाहती थी कि वाकई मैं कहीं डगमगा ना जाऊं। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा। कहते हैं ना कि अल्लाह ताला बहुत बड़े प्लानर है, उन्होंने बहुत कुछ प्लान किया होता है। फिर मुझे याद आने लगा वो वाकया, कराची से मैं लाहौर का सफर कर रही थी कि हमारी बोगी में बम ब्लास्ट हुआ। पूरी बोगी में ढेर लगे जली हुई लाशों के, और हम 7 अफराद पे मुश्तमिल खानदान बचा। और मैं उस वक्त अपने घर वालों से यही कह रही थी, मैंने कहा आखिर हमें क्यों बचाया गया है, आखिर क्या अल्लाह ताला ने हमसे काम लेना है। और इतने न्यूज़ आ रही है, अखबारों में मीडिया आ रहा है हमसे पूछने, आप मौजूदा तौर पे बच गए तो कैसा फील करेंगे वो। लेकिन मैं कह रही थी ऐसा क्यों हुआ है आखिर, वाई। तो ये मुझे उस वक्त याद आया जब मैंने मोहसिन से शादी का फैसला किया। तो अल्लाह ताला ने तो ये प्लान उस वक्त कर दिया था जिसका मुझे अंदाजा नहीं था। फिर मेरा फैसला और मजबूत होता रहा, और ये मेरे लिए फैसला बहुत चैलेंजिंग भी था, क्योंकि सोसाइटी के रिएक्शंस भी थे ना, माँ बाप को भी राज़ी करना था, उनकी भी नाराज़ी थी, और हालात भी साजगार नहीं थे। और ऐसी एग्जाम्पल जो पहले मैंने नहीं देखी थी और मैंने सेट करनी थी। एक डिसेबिलिटीज़ के साथ तो सुना है शादियाँ होती हैं, डबल डिसेबल, वो भी मेन डिसेबिलिटीज़। बहुत मुश्किल था ये चैलेंज मेरे लिए, लेकिन मेरे फैसले का पलड़ा जो था ना वो बाहरी रहा। मुरब्बा मुरब्बत बहुत थी ना, कैसे इनकार कर देती, शर्म भी आ रही थी। तो जब मेरा ये पलड़ा बाहरी रहा तो मैंने कहा कि ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये खदशात हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब जो कह दिया सो कह दिया। फिर मैंने शादी पे मोहसिन साहब को देखा। परफेक्शन तो चाह रही थी ना कि मेरी चेकलिस्ट सब अच्छी हो, बेहतरीन हो। उनका हेयर स्टाइल चेंज किया, उनकी ड्रेसिंग, उनकी वार्डरोब, उनके ग्लासेस, सब कुछ चेंज कर दिया। और उनमें एक क्वालिटी ये भी है कि बहुत फ्लेक्सिबल हैं, एक्सेप्ट करते हैं, चेंज हो गए और अच्छा फील करने लगे। फिर सर्वाइवल का मसला आया। ये होता है कि फैसला करना जो होता है ना, ये खुशकिस्मत लोग होते हैं जो वक्त की कदर करते हैं और सही फैसला वक्त पे करते हैं। अक्सर लोग ये करते हैं कि फैसला करते हैं, वक्त नहीं सूटेबल होता, वक्त होता है तो वो फैसला ही नहीं कर पाते। तो मेरा ख्याल है कि मैंने बहुत सूटेबल वक्त पे ये फैसला कर लिया था। फिर सर्वाइवल का मसला आया, तो यहाँ भी अल्लाह ताला पहले प्रॉब्लम बाद में आती है, सोल्यूशन पहले आ जाता है। और प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं होती है, हम वीक और कमजोर होते हैं, हम प्रॉब्लम को इतना बड़ा करके देखते हैं। डॉक्टर सदाकत अली मोहसिन की जिंदगी में शामिल हुए, और वो इतने वसीउल नजर शख्स थे कि उन्होंने मोहसिन की पोटेंशियल को भांप लिया। मोहसिन ने कहा कि मुझे
कोई जॉब करनी चाहिए। उन्होंने कहा वेलकम। और उनका हमारी ज़िंदगी में इतना रोल है कि जब हम घर वालों के लिए दुआ करते हैं तो डॉक्टर सदाकत अली के लिए भी करते हैं। तो मोहसिन साहब डबल डिसेबिलिटी, लेकिन इस तरह के लोग बहुत परफेक्ट होते हैं, बहुत परफेक्ट काम करना जानते हैं। उन्होंने अपनी जॉब को तन मन धन दे के बहुत ईमानदारी से काम किया और आज वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की पोस्ट पे काम कर रहे हैं। और ये एजाज पहला मल्टी डिसेबल है जो कि किसी प्राइवेट फर्म में काम कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन में। मोहसिन को मेरे साथ मिलने से बहुत टाइटल मिले, क्योंकि घर बैठे थे, मेरा साथ मिला, बाहर निकले, पहला मल्टी डिसेबल। फिर मोहसिन को शौक था कि मैं रेडियो पे ब्रॉडकास्टिंग करूं। एक चैनल का आगाज हुआ FM 103। जैसे ही पता चला, मोहसिन साहब ने कहा कि प्रोग्राम करते चलते हैं। यहाँ पे भी लक्त ने काम किया, मैंने कहा चले, कभी इनकार नहीं किया था, क्योंकि एक उनका साथ देने का भरपूर फैसला था ना। हम लोग चले गए और जाते ही ऑन एयर, कोई ऑडिशन नहीं, कुछ नहीं। और 2004 से लेके आज तक हमारा प्रोग्राम कंटिन्यूसली चल रहा है, कोई ब्रेक नहीं आई। ये एजाज भी हमें हासिल है। फिर मैंने सोचा कि ये अगर मैं मोहसिन साहब की जिंदगी में ना आती तो हमारे बच्चे अली अहमद अवान और सलमान अहमद अवान ये जिंदगी में आने का हम सबब ना बनते। और हमारे बच्चे जो कि आज माशरे में बहुत नुमाया मुकाम रखते हैं, खैर फैला रहे हैं, और ये इस तरह खैर फैलाने का जरिया ना बनते। माशाल्लाह मेरे बच्चों की पहचान है, और हम वो पेरेंट्स हैं जिन्हें अपने बच्चों से कोई कंप्लेंट नहीं। एक डिसेबल के बच्चे, जबकि डिसेबल बाप हो ना तो वो बच्चों के पीछे भाग नहीं सकता, उनका पता नहीं कर सकता। हमने इनको अपना दोस्त बना लिया और ये हर वक्त हमारे साथ रहते हैं। हम सब की एक्टिविटीज एक ही होती हैं। हमें पावर कपल का टाइटल मिला, हमें सुपर फैमिली का टाइटल मिला, मेरे बच्चों को यंगेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर्स के टाइटल मिले। और मोहसिन इतनी बाहिम्मत है, उनकी बैटरी इतनी फुल रहती है हिम्मत की चार्ज कि मुझे कभी कभी उससे थोड़ी सी चार्जिंग उधार मांगना पड़ती है हिम्मत बढ़ाने के लिए। एक दिन मेरी अम्मी का फोन आता है, वो पूछती हैं बेटा आपके घर में आटा कौन लाता है? आटे का थैला होता है, वो कौन लाता है? मैं थोड़ा सा हिली, मैंने कहा वो अम्मी वो बाबा जी लाते हैं ना, मेरे ससुर। माँ थी ना, खामोश हो गई, मुतमईन नहीं हुई, क्योंकि कोई भी वालिदैन इतनी जब डिसीजन लेते हुए बहुत परेशानी थी उनको, क्योंकि वो कभी भी अपनी बेटी को जितने प्यार से पाला है वो उतनी तकलीफ वाली जिंदगी में छोड़ दें, जबकि मैं इतनी लाव वाली, मुझे तो पता ही नहीं होता था घर में आज पक्का क्या है। मैं इतनी अपनी धुन में रहती थी, इतने कलफ वाले कपड़े पहन के, अब तो सारे कलफ ही निकल गए। बस पूरी तन मन धन से मोहसिन का साथ निभाने का जो अज़म किया था वो किया। हमारा माशरा हमें कुछ अच्छा करने के लिए इसलिए नहीं डराता कि वो खुद डर रहा होता है, बल्कि वो इसलिए डराता है कि शायद ये जो एग्जाम्पल सेट हो जाएगी, इसे कल को हमें कोई ताना ना दे कि वो देखें उसने किया, आप ये नहीं कर सकते। और मैंने एग्जाम्पल सेट की। मेरी इतनी स्ट्रगल, इतनी हिम्मत से मुझे ये फायदा हुआ कि बहुत सारी शादियां मेरी शादी के बाद ऐसी हुई जो कि डिसेबल पर्सन्स के साथ नॉर्मल लोगों ने की। ये मेरे मुसलसल सुनने में आता रहा, मुझे ये खबरें लोग देते रहे, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि जिसने एग्जाम्पल सेट करनी होती है ना, मुश्किलें उसी ने देखनी होती हैं। और कामयाब हो जाना, मंजिल तक पहुंच जाना, कामयाबी ये नहीं होती है। कामयाबी तो उस दौरान आने वाली हर्डल्स, मुश्किलें, टिकिंग पॉइंट्स, ये सब होते हैं। इसको एंजॉय करने का नाम कामयाबी होता है। हम कामयाब हो भी जाते हैं ना, तो लोग हमें ज़्यादा देर कामयाब रहने नहीं देते। औरतें मुझसे अक्सर पूछती हैं
कि आपका दिल नहीं करता कि आप के हस्बैंड ड्राइव करें और आप लॉन्ग ड्राइव पे जाएं? ये एक टीज की तरह, एक सुई की तरह चुभता तो है, लेकिन मैं उनको कह देती हूँ कि वो ड्राइविंग तो नहीं कर सकते, ड्राइवर के साथ वाली सीट पर बैठ जाते हैं। इसके बावजूद हमने बहुत लाइफ एंजॉय की। मैंने हर जगह मोहसिन के साथ सफ़र किया, हर जगह लेके जाने की कोशिश की, क्योंकि वो फील तो कर सकते हैं, वो हमारे साथ एंजॉय तो कर सकते हैं। ये सब मैंने करने की कोशिश की और मेरी ये, मैं समझती हूँ, लोग मुझे जन्नत की बिशारत देते हैं कि आपने तो जन्नत कमा ली, आपने तो बड़ी नेकी की। और मैं कहती हूँ कि अगर मैं इन लोगों से उस वक्त फैसला करने के बारे में पूछती तो ये कभी भी मुझे ये फैसला करने के लिए हाँ नहीं कहते। आप लोग खुद सोचें, अगर आपकी बेटी के लिए कोई ऐसा रिश्ता आए, आप इस वक्त तो मुझसे बहुत मुतासिर हो रहे होंगे, लेकिन आप लोग कभी भी ये डिसीजन लेने के लिए उसे नहीं कहेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा डिसीजन होता है। कहते हैं कि हर कहानी की एंडिंग हैप्पी एंडिंग होती है, लेकिन कुछ कहानियों की अगर हैप्पी एंडिंग ना हो ना, तो समझें उसके लिए कुछ और होना बाकी है। वन डे और डे वन फैसला